साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। आज ये हमारा 6वां टेस्ट है। इस टेस्ट में हम जीएस सामान्य अध्ययन मतलब फुल टेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने जो है सब्जेक्ट वाइज देखा, लेकिन आज हम फुल टेस्ट को शामिल कर रहे हैं। 5 टेस्ट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चैनल पर देख लीजिए। इसके अलावा हमारा जो है जीएस वर्ड के 14 टेस्ट हुए हैं, उन्हें भी जाके आप देख सकते हैं, जो कि पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। फुल टेस्ट है आज का 6वां टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निरपेक्ष निर्धनता यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निरपेक्ष निर्धनता से जीवन बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, भोजन एवं स्वच्छता आदि को मुहैया कराने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी का पता चलता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, विश्व बैंक क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर प्रतिदिन $2 से कम कमाने वाले व्यक्ति को अत्यंत निर्भर माना जाता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि $1.9 जो है से कम कमाने वाले को निर्धन माना जाता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चालू खाते यानी करंट अकाउंट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, चालू खाते में 2 प्रकार के खाते, दृश्य खाता यानी वस्तु व्यापार और अदृश्य खाता जिसमें सेवा व्यापार और प्राविशेषण शामिल होते हैं। पहला सही है। दूसरा है, भारत के चालू खाते घाटे के लिए दृश्य खाता मुख्य रूप से उत्तरदायी है। दूसरा भी सही है। तीसरा है, सी है, भारत सेवा व्यापार घाटे वाला देश है। सी गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि भारत सेवा व्यापार में अधिशेष वाला देश है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सेवा व्यापार अधिशेष 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, ठीक है। और चौथा है, भारत दुनिया का सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है। तो डी सही है। तो हमारा सी गलत है, ठीक। इसी तरह सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगला है, वेज एंड मीन एडवांस WMA के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला है, वेज एंड मीन एडवांस सुविधा आरबीआई द्वारा केवल सार्वजनिक बैंकों को उपलब्ध कराई जाती है। यही गलत है। केवल सार्वजनिक बैंकों को नहीं, बल्कि सरकारी प्राप्तियों और भुगतान में अस्थायी संतुलन को दूर करने के लिए 1997 में प्रारंभ की गई वेज एंड मीन एडवांस सुविधा आरबीआई द्वारा केवल केंद्र और राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती है, न कि सार्वजनिक बैंकों को, ठीक है। दूसरा है, इसके तहत आरबीआई रेपो रेट पर ऋण प्रदान करती है। दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा, तो असत्य पूछा है, सॉरी। तो असत्य हमारा जो है पहला है, ठीक है। पहला असत्य है, दूसरा सही है, ठीक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो FRBM आप पढ़े होंगे, इसे 2003 में पारित किया गया था, सही है। इस अधिनियम के तहत सरकार के राजकोषीय राजस्व घाटे और ऋण GDP अनुपात में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी सही है। इस अधिनियम ने राजकोषीय नीतिगत रणनीतिक वक्तव्य को पेश किया जाना अनिवार्य बनाया। ये भी सही है। NK सिंह की अध्यक्षता में गठित FRBM ने 31 मार्च 2023 तक राजकोषीय घाटा GDP का 3% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 3% नहीं, ये गलत है। 3% की जगह 2.5% जो है लक्ष्य निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। 2.5%, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रुप 24 यानी G24 का मुख्यालय कहाँ है? तो G24 का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, ठीक है। G24 1972 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास के लिए एक अंतर सरकारी समूह है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित अमृतकाल की संकल्पना में शामिल 3 लक्ष्यों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से एक लक्ष्य शामिल नहीं है। तो इसमें से जो है तीव्र दर हासिल करने को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। बल्कि बजट 2023-24 में घोषित अमृतकाल की संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है, जिसकी प्राप्ति हुई थी 3 लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला है,
विकास और रोजगार सृजन। दूसरा है नागरिकों को अपनी आकांक्षा पूर्ति हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। और इसके अलावा तीसरा है वृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही नहीं है। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं में से किसे नहीं रखा गया है? तो 7 प्राथमिकताओं में से नहीं रखा गया है गरीबी उन्मूलन को। ठीक है, बल्कि किसे किसे रखा गया है? रखा गया है आपका 7 प्राथमिकताएं, ध्यान से सुन लीजिए। प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि 7 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है? तो वो बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है 33%। ठीक है, कितने परसेंट? 33%। केंद्रीय बजट जो 2023-24 है उसमें पूंजीगत निवेश में 33% बढ़ोतरी करके 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो कि जीडीपी का 3.3% होगा। ठीक है, तो 33% यानी जीडीपी का जो है 3.3%। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी होगी? तो इसकी वृद्धि दर होगी 19%। कितना? 19% लक्षित की गई है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सर्वाधिक ज्ञापन किस क्षेत्र में हुआ है? तो सर्वाधिक ज्ञापन हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा में। किसमें? नवीकरणीय ऊर्जा में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगला है यूपी के बुंदेलखंड में स्थापित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर निर्माण हेतु समझौता किया गया है? तो ये समझौता किया गया है, उपयुक्तों में से कोई नहीं हो जाएगा, इसको हो जाएगा जर्मनी। किसके साथ? जर्मनी के साथ, याद रखिएगा, जर्मनी के साथ जो है ये ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना को आगामी 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना लक्षित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जैव ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो जैव ऊर्जा नीति लागू की गई थी 2022 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जैव ऊर्जा नीति वर्ष 2022 में लागू की गई। यह नीति आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के तहत कृषि अवशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट इत्यादि विभिन्न अवशिष्टों का उपयोग कंपोस्ट बायोगैस प्लांट, बायोडीजल, बायोइथेनॉल की स्थापना के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में सर्वाधिक भरांश दिया गया है? तो सर्वाधिक भरांश दिया गया है अमेरिकी डॉलर को। ठीक है, देखिए एसडीआर बास्केट में 5 मुद्राएं होती हैं, मैंने सारे टेस्ट में बता के रखा है, फिर भी याद कर लीजिए। वो मुद्राएं होती हैं जो है अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चीनी युआन और यूरो, इन मुद्राओं को शामिल किया गया है। तो ये याद कर लीजिए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये सूचकांक जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, जबकि वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, और जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक है, ये सूचकांक पूछा है तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी करता है, और अगर रिपोर्ट पूछे तो वो आर्थिक मंच जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाए। अगला है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPAM नीपम कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो नीपम कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना है तथा 1 मिलियन विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों से संबंधित जागरूकता प्रदान करना है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है स्टार्टअप परिदृश्य में कितने परिसंपत्ति वाले या स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संज्ञा दी जाती, तो ये दी गई है $1 बिलियन। कितना? $1 बिलियन। स्टार्टअप परिदृश्य में $1 बिलियन संपत्ति वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में भारत USA और चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है बर्नी द्वारा लिखित किस पुस्तक में हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी है, तो यह है शहीद-ए-नात-ए-मोहम्मदी। ठीक है, शहीद-ए-नात-ए-मोहम्मदी में जो है बर्नी द्वारा लिखित ये पुस्तक है जिसमें हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राजा को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है, तो दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम को इतिहासकार स्मिथ महोदय ने दक्षिण का नेपोलियन कहा। ठीक है, ये याद रखिएगा। किसने कहा? राजेंद्र प्रथम को इतिहासकार स्मिथ महोदय ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम चोल ने श्रीलंका, श्रीविजय, अंडमान निकोबार, मलाया प्रायद्वीप सहित 1200 द्वीप एवं गंगा घाटी का सफल अभियान कर पाल शासक महिपाल को हराया था। राजेंद्र चोल के शासनकाल में चोल राज्य उस समय का सर्वाधिक विस्तृत हिंदू राज्य हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस सम्राट के समय पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया, तो ये मिलाया गया था गियासुद्दीन तुगलक के समय। किसके समय? गियासुद्दीन तुगलक के समय ही पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। दिल्ली सल्तनत से मिलाया जाने वाला दक्षिण का पहला राज्य वारंगल था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए नाटकों यानी अंकिया नाट और कीर्तन यानी भक्ति गीत का प्रयोग किया, तो ये किया था शंकरदेव ने। किसने? शंकरदेव। असमी कवि शंकरदेव ने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए नाटकों यानी अंकिया नाट और कीर्तन यानी भक्ति गीत का प्रयोग किया और एक दिव्य चरित्र बनाए गए। इसमें असम में एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है शेरशाह द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था, तो चांदी का रुपया जो था वो था 180 ग्रेन का। कितना? 180 ग्रेन का। ऑप्शन डी सही है। अब देखिए शेरशाह द्वारा 3 तरह के सिक्के चलाए गए। स्वर्ण सिक्का जो कि जिसको अशरफ बोला गया या दीनार बोला गया, वो 167 ग्राम था। ठीक है, चांदी का सिक्के या रुपया चलाया गया वो जो है 180 ग्रेन था और तांबे का सिक्का जिसे दाम बोला गया वो 380 ग्रेन था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है मराठों को पहली बार किस मुगल बादशाह के समय उमरा वर्ग में शामिल किया गया था, तो ये शामिल किया गया था जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी पीपली में। कहाँ पे? पीपली में जो है प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 में चिनसुरा में डचों ने गुस्ताम्बुल फोर्ट के नाम के किले का निर्माण कराया। पुलिकट में स्थापित डच कारखाने को गैड्रिलिया का किला कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला के समय, करवा, मीर कासिम, बक्सर युद्ध, मीर कासिम। ब्लैक होल की घटना मीर कासिम के समय नहीं हुई थी, बल्कि जो है ब्लैक होल की घटना हुई थी फोर्ट विलियम के पतन के बाद। सिराजुद्दौला ने जो बंदी बनाया गया था उसमें 146 कैदियों को एक घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 21 जून को प्रातःकाल तक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिसमें अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी शामिल था। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना को कालकोठरी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की संज्ञा दी। तो ये हुई थी आपके सिराजुद्दौला के समय। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही नहीं है, सिराजुद्दौला हो जाएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनजातीय आंदोलन विद्रोह दिया है एक तरफ प्रमुख नेता दिया गया है। पहला है कोया विद्रोह 1879 से 80, टोमा सोरा के समय हुआ था, सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 24, अल्लूरी सीताराम राजू, ये भी सही है। खोंड विद्रोह 1837 से 56, चक बियोशी के समय, ये भी सही है। खासी विद्रोह 1821 से 22 में जो है माधव सिंह नहीं बल्कि खासी विद्रोह 1829 से 33 में, कब? 1829 से 33 में जो है गारो व जयंती के मध्य इस पहाड़ी में तीरथ सिंह के समय, ना कि माधव सिंह के समय। कौन थे? तीरथ सिंह, याद करते चलिएगा। 1829 से 33 में तीरथ सिंह के समय जो है नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, या जो है बिहार विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा श्रमिक के रूप में लाए गए बाहरी व्यक्तियों को वापस भेजने के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ सुमेलित नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह की वजह बने एनफील्ड राइफल के प्रयोग से पूर्व भारत में किस राइफल का प्रयोग किया जाता था? तो भारत में प्रयोग किया जाता था मॉस्किटो ब्राउन बैस को। ठीक है, मॉस्किटो ब्राउन बैस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद भारत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ। इन राइफलों में बैरकपुर, दमदम और मेरठ में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसी वजह से युद्ध विद्रोह शुरू हुआ। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ अधिनियम दिया गया है, एक तरफ दिया गया है लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु। पहला है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, इसमें लड़कियों की आयु जो है 16 वर्ष नहीं बल्कि 14 वर्ष। ठीक है, पहला ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। ठीक है, तो 16 की जगह 14 वर्ष हो गए। संपत्ति आयु अधिनियम 1891 12 वर्ष। शारदा अधिनियम 1930 14 वर्ष। बाल विवाह निरोधक संशोधन 1978 18 वर्ष। ठीक है, और अभी जो है हाल ही में पिछले वर्ष जो मंजूरी दी गई है उसमें लड़की और लड़के की उम्र बराबर की गई है 21 वर्ष। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है, इस व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था, सही है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इससे संबंधित थे, यह भी सही है। उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था, यह गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, न कि रैयतवाड़ी। ठीक है, और उसके बाद विंगेर तथा गोल्ड स्मिथ द्वारा सन 1836 के बाद इस व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिमला प्रतिनिधि मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला कथन है हमारा कि इसका नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया, गलत है। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग नहीं की, गलत है। पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग इस प्रतिनिधि मंडल के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा? वर्ष 1906 में मुसलमानों और मुस्लिम जमींदारों व मुखियाओं के एक समूह ने आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। ठीक है, जिसमें वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की और भारत के मुस्लिम समुदाय को कुछ रियायत देने का अनुरोध किया। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। 19वीं सदी के अंत में सर सैयद अहमद खान द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की गई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कौन से कथन सही है? पहला है कि आंदोलन को वित्त प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, सही है। मिदनापुर और गुंटूर में एक साथ कर विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला कथन है कि जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में एक गुट का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की, यह भी सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन में उनका स्थान लिया, यह भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के तुरंत बाद शुरू हुआ? तो ये जो है क्रिप्स मिशन के तुरंत बाद शुरू हुआ। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन युद्ध के दौरान एक सम्मानजनक समझौता और वास्तविक संवैधानिक विकास प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था। तब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाए। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है वायसराय की कार्यकारी परिषद के 3 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दिया, ये सही है। भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया, ये भी सही है। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें बनी और उषा मेहता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भूमिगत कांग्रेस का रेडियो संचालन किया। ठीक है, और वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, न कि भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बालकों की वानर सेना तथा बालिकाओं की मंजरी यानी बिल्ली सेना का गठन किया गया था। ठीक है, समांतर सरकार का गठन किया गया है, ये तो सही है भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आज़ाद हिंद फौज यानी INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है इसका विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने रखा था, सही है। इसके अधिकांश सैनिक भारतीय युद्धबंदी थे, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ने इसकी गतिविधियों में तेजी ला दी, ये भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, मोहन सिंह को कार्य सौंपा गया था, जापानियों ने जो है मोहन सिंह को ये कार्य दिया था कि वो INA की जो है स्थापना करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलप्रपात दिया गया है और नदी दिया गया है, किस नदी पे है? पहला है हुंड्रो जलप्रपात। हुंड्रो जो है आपका सुवर्ण रेखा नदी पे है, झारखंड में, न कि महानदी पे। कहाँ है? सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, हुंड्रो जलप्रपात ये झारखंड में है। दूध सागर जलप्रपात आपका जो है मांडवी नदी पे है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपका डुडुम्मा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पे है। उसके बाद जो है कोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे है। ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। डुडुम्मा कहाँ है? उड़ीसा में है। और कुछ जलप्रपात हैं, उनके नाम जान लीजिए। जोग या गौरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में। धुआंधार या कपिल धारा या दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा कर्नाटक की सीमा पर। अमृत धारा या देवधारा जलप्रपात हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड उड़ीसा और गोकक जो है घाटप्रपात कर्नाटक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध यमुना नदी पे नहीं है, बल्कि रामगंगा नदी पे है। कहाँ पे है? रामगंगा नदी पे। कहाँ पे है? रामगंगा नदी पे है। ठीक, और पुंग बांध व्यास नदी पे, मेजा बांध कोठरी नदी पे और
अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन के साथ संलग्न नहीं है। तो चीन के साथ जो सीमा संलग्न नहीं है वो है त्रिपुरा की। किसकी? त्रिपुरा की। ठीक है। चीन भारत के साथ मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। चीन की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। जुकू घाटी आपकी सिक्किम में नहीं बल्कि कहाँ है? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में है जुकू घाटी। और बाकी शांगला घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, मरखा घाटी आपकी है लद्दाख में, युथांग घाटी सिक्किम में, शांत घाटी यानी साइलेंट वैली है आपकी केरला में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सुमेलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की को स्पर्श करती है। 7 राज्य हैं जिनकी जो है सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, इतने राज्य की सीमा जो है आपको छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है याद करके मुझे बताइएगा कमेंट करके कि किस से मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित झील एवं उनसे संबंधित राज्य के संबंध में कौन सुमेलित है। ठीक है, पहला है छपनाला झील। छपनाला झील आपकी असम में है, ना कि सिक्किम में। ठीक है, असम में है। नाको झील, नाको झील आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड। एचपी में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। काली वेली झील, काली वेली झील आपकी तमिलनाडु में है, ये सही है। साला झील आपकी मणिपुर में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल में। ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दिया हुआ है कुछ कल्चर दिया गया है, तो सिल्वी कल्चर दिया गया है। तो सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? वनों का संरक्षण एवं संवर्धन किया से है, ना कि मुर्गी पालन से। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कुछ कल्चर हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। हालांकि आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा ये इसका उत्तर सभी जितने हैं, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूरों की खेती, पिसीकल्चर मछली पालन की क्रिया, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन, ओलिविकल्चर जैतून की कृषि, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन क्रिया, मेरीकल्चर व्यापारिक स्तर पर समुद्री जीवों का उत्पादन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, मोरिकल्चर शहतूत की कृषि और एरोपोनिक यानी हवा में पौधों को उगाना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है चिरबितिया। चिरबितिया ला कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड। ठीक, चिरबितियाला जिसका नाम है माना दर्रा या डोंगरीला, ये उत्तराखंड में है। यांग याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, चांगला है लद्दाख में और यांगची दीवान दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सुमेलित नहीं है। अगला है निम्नलिखित नदियां एवं उनके उद्गम स्थल से संबंधित राज्य में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है पूछा है। पहला है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, सही है। गोदावरी महाराष्ट्र में, सही है। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में है ये, याद रखिएगा। सी हमारा गलत है। और महानदी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो डी सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी चट्टानों से संबंधित हैं?
ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं स्टेटमेंट ये किस चट्टान से संबंधित है? पहला है ये परतदार होती हैं, परतदार चट्टानें होती है, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें। तो ऐसी चट्टानें होती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी की लंबाई के अनुसार राज्यों का में प्रवाह का घटता हुआ क्रम है। तो प्रवाह का घटता हुआ क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं उत्तराखंड। ठीक है, गंगा का प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520, बिहार में 445 एवं उत्तराखंड में सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस झील पर तैरते हुए द्वीप या फुंडी पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये पाए जाते हैं आपके लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। इस झील में तैरते हुए द्वीप यानी फुंडे पाए जाते हैं। इस झील में ही राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ है, ये जानते ही होंगे। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। ठीक है, कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा के मध्य स्थित मीठे पानी की झील है, और वेम्बनाथ झील केरल में स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एथिलीन एथिलीन का प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एथिलीन का प्रयोग अन्य प्रयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने, निश्चेतक के रूप तथा पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु को झूठा सोना कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आयरन पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु यानी स्ट्रैटेजिक मेटल की संज्ञा दी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है? तो वो होती है सोडियम। सोडियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रकृति में यह तुरंत दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके नया तत्व बना देता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला है पीला फास्फोरस धूम्रपान बनाने में, आतिशबाजी, अग्निबम बनाने में यूज़ किया जाता है, सही है। लाल फास्फोरस माचिस में, काला फास्फोरस जैव चिकित्सा में। ठीक है, तीनों सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो मिश्र धातु होती है मैग्नीशियम। ठीक है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में मैग्नीशियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। मोनेल मेटल का प्रयोग जो है किया जाता है रासायनिक संयंत्रों में। डेटा मेटल का प्रयोग बॉल्व बेयरिंग बनाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि जर्मन सिल्वर का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग उच्च कोटि के बर्तन बनाने में किए जाते हैं? तो वो होते हैं पायरेक्स कांच। ठीक है, पायरेक्स कांच का प्रयोग उच्च कोटि का बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, यह सोडियम एवं एल्यूमिनियम के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। आगे कुछ जान लीजिए। फ्लिंट कांच का प्रयोग लेंस प्रिज्म बनाने में, क्रूक्स कांच का प्रयोग चश्मे का लेंस बनाने में, क्वार्ड कांच का प्रयोग पराबैंगनी लैंप बल्ब बनाने में, क्राउन कांच का प्रयोग चश्मों के लेंस बनाने में, और जेना कांच का प्रयोग रासायनिक अभिकर्मकों को रखने का पात्र बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर दिनांकीय यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, सही है। अगस्त प्रस्ताव नीतियों के समय आया था, यह भी सही है। वेवेल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई, यह भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तीन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? तो ये कहा गया था गोलकनाथवाद में। किसमें? गोलकनाथवाद में।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की मूलात्मा कहा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समता का अधिकार निम्न में से किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो वो प्राप्त है सभी, मौलिक विधि, कार्यपालिका कृत्य और प्रक्रिया विधि। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश जाने के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया? तो ये मेनका गांधी वाद में, यानी मेनका गांधी बनाम भारत संघ वाद 1978 में विदेश भ्रमण के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया और कहा गया कि सभी को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें संचरण की स्वतंत्रता भी शामिल है। मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ वाद में सार्वजनिक स्तर पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित निर्देशक तत्व, ठीक है, क्या है? तो निर्देशक तत्व जो सम्मिलित हैं वो भाग 4 में उल्लिखित हैं, आयरलैंड से लिया गया है और कल्याणकारी राज्य है तो ढांचा प्रस्तुत करते हैं। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति में किसके समान है? तो वो होती है ब्रिटेन के राजा के समान। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति देश का औपचारिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है? तो मंत्रियों की नियुक्ति करना जो है ये प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति का कार्य होता है। ठीक, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आधार पर किसी संसद सदस्य को निर्धारित यानी डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाता है? तो वो होता है कोई लाभ का पद धारण करने पर, दिवालिया होने पर, किसी निर्दलीय सदस्य द्वारा राजनीतिक दल में शामिल हो जाने पर। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति कौन होता है? तो उसका होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है संसदीय समूह का पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा। अगला है, सरकारी विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो वो होती है 7 दिन पूर्व। ठीक है, यदि कोई विधेयक सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। सरकारी विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए सदन के अध्यक्ष को कम से कम 7 दिनों पूर्व सूचना देनी होगी। किसी गैर सरकारी सदस्य को कोई विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 1 माह पूर्व सूचना देनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है, विधान परिषद को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि विघटित किया जा सकता है। सही है। इसमें वर्तमान में 7 राज्यों का विधान परिषद का प्रावधान है। सही है। यह एक अस्थायी सदन है। ये भी सही है। तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नहीं, तीनों गलत है। ये पूछा है सही है, तीनों गलत है। विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है, विघटित नहीं। राज्यों में 7 का प्रावधान नहीं है, बल्कि 6 का प्रावधान है। कितने का? 6 का। और यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, स्थायी है। तो ये तीनों गलत है। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ध्यान मैंने नहीं दिया जो है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पंचायती राज में संबंधित समितियों पर विचार कीजिए। ठीक, पंचायती राज से पूछा है तो कालक्रम पूछा है। ठीक है, तो LM सिंघवी जो है आते हैं आपके 1986 में। बलवंत राय मेहता आपके आते हैं जो है 1957 में। GVK राव आते हैं आपके 1985 में। और अशोक मेहता आते हैं आपके 1977 में। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है,
उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा, सही है। यह एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये भी सही है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होता है, इसे अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची के विषय में किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किस स्थिति में प्राप्त होता है? तो वो होते हैं जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, जब 2 या अधिक राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे आपातकाल की स्थिति में। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ सदस्यों की नियुक्ति का एवं कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 316। लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 है। अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का व्यापक रूप से प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया था 1988 से, ठीक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की डिज़ाइन 15 अक्टूबर 1980 को एमवी हनीफ के द्वारा तैयार किया गया। देश भर में इसका व्यापक उपयोग 1988 से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, राज्य विधानसभाओं तथा उनके सदस्यों के संबंध में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य विधानसभाओं के बारे में पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र में 228, कर्नाटक में 224, राजस्थान में 182 नहीं बल्कि सीटों की संख्या 200 है। कितनी है? 200 है। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 403 है, ये जानते ही हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे, जो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। पहला है, अनुच्छेद 129 के तहत एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये तो सही है। अनुच्छेद 132 के तहत इसे मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 134 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 143 के तहत, ना कि 134 के तहत, 143, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधिक या सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, केवल तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था? तो वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्थात्मक शासन प्रणाली में किस देश से प्रेरित है? तो संस्थात्मक प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। कहाँ से? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, ठीक है, सूची मिलाना है। अगला प्रश्न है, एक तरफ जो है सूची 1 सूची 2 दिया है। वेद त्रयी का संबंध ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से होता है, ठीक है। तो वेद त्रयी, सामवेद। स्मृति साहित्य जो होता है उसका संबंध वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र से होता है, ठीक है। तो वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र।
तो और प्रस्थानत्रयी का संबंध जो है आपका होता है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता से, ठीक है। और स्मृति प्रस्थान का आपका होता है भगवत गीता से, और जैसे मैंने बताया स्मृति साहित्य जो है वो आपका संबंध रामायण से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला कथन है भागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। फिर बाकी जो है तीनों असत्य दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, यहीं से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भागोर का उत्खनन D.N. मिश्रा के निर्देशन में 1971 में हुआ था। यह स्थल बनास की सहायक नदी कोठरी पर स्थित है। यहाँ से 4 मानव कंकाल मिलने की पुष्टि हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान से पत्थर को गर्म करने वाली अंगीठी प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है राखी गढ़ी, ठीक है। राखी गढ़ी से जो है पत्थर को गर्म करने की अंगीठी मिली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्न में से कौन ज्योतिष ग्रंथ नहीं है? ज्योतिष ग्रंथ नहीं है ये पूछ रहा है। तो इनमें से सुश्रुत संहिता जो है वो ज्योतिष ग्रंथ नहीं है, ठीक है। सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत हैं जो आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है सुमेलित नहीं है, एक तरफ सौंधावस्थल है, एक तरफ राज्य दिए गए, ठीक है। तो इसमें कुणाल जो दिया गया है वो कुणाल जम्मू कश्मीर में ना होके कुणाल हरियाणा राज्य में, ठीक है। हरियाणा राज्य में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, ठीक है। इस स्थल की खोज JP जोशी और RS बिष्ट ने की। यहाँ से 2 चांदी की राजकीय मुकुट, सोने के आभूषण और सीप की मुहरें मिली हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ सुमेलित नहीं है। बाकी सही है, चांदीपुर उत्तर प्रदेश, कुतानसी गुजरात और देहरी पंजाब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची को मिलाना है, ठीक है। और पूछा है केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच कितना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 912 है, ठीक है। बिहार में है 918, उत्तराखंड में है आपका 963 और पंजाब में है 895। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है? पहला है संगम साहित्य चोल चेर राज्यों की सामान्य जानकारी के साथ रोमन व्यापार पर प्रकाश डालता है, सही है। अकम एवं पुरम संगीत साहित्य की 2 श्रेणियां हैं, यह भी सही है, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश की पहली खनिज सन 1978 में घोषित की गई थी, ये गलत है, 1978 में नहीं बल्कि 1998 में घोषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप खनिज विकास उद्योग को दर्जा मिला, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म बेमेल है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। पहला है राज्य है एक तरफ साक्षरता दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 57.2% सही है, बिहार में 51.5% ये सही है, मध्य प्रदेश में 59.2 ये भी सही है। स्त्री साक्षरता के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और राजस्थान की स्त्री साक्षरता 50 नहीं है बल्कि 52.1% है। कितना? बिहार से भी ज़्यादा है, 52.1%। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा जो कि सही नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन समुद्रगुप्त का महादंडनायक नहीं था? तो इसमें से जो है मेघवर्ण समुद्रगुप्त का महादंडनायक नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बाकी जो है हरिसेन, तिलक भट्ट और ध्रुव भूति ये जो है समुद्रगुप्त के महादंडनायक थे।
अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा है। ठीक है, तो मेघालय में जो है कुल साक्षरता 74.4% है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में 67.7%, गुजरात में 78% और उत्तराखंड में 78.8% है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है। पहला है 60 वर्ष वर्ग की आयु वाले लोगों की सर्वाधिक जनसंख्या बिहार तथा न्यूनतम उत्तर प्रदेश में है। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या केरला में 12.6% तथा न्यूनतम संख्या अरुणाचल प्रदेश में 4.6% है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला गलत है। दूसरा है जनगणना के अनुसार प्रदेशों में नगरीय लिंग अनुपात ग्रामीण लिंग अनुपात से कम है, तो दूसरा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक जिला एक उत्पाद के बारे में पूछा जा रहा है। पहला है मिर्ज़ापुर कालीन, सही है। सहारनपुर काष्ठशिल्प, सही है। सुल्तानपुर दरी, ये गलत है। सुल्तानपुर दरी नहीं, सुल्तानपुर का चयन जो है मूंज के लिए किया गया है। इसके मूंज के लिए जो है इसका एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इसको कहा गया है कि मूंज जो है इसका चयन किया गया है मूंज के लिए। सीतापुर दरी के लिए, ठीक है, ये याद रखेगा। हमीरपुर ज्योति के लिए, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा विकल्प सही है। पहला विकल्प है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, सही है। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश रहा है, यह भी सही है। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का रहा है, यह भी सही है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। पहला है बहजोई कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। नैनी इंजीनियरिंग उद्योग, मगरवाड़ा उर्वरक उद्योग। चुर्क चमड़ा उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि चुर्क जो है जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए। वहाँ सीमेंट उद्योग प्रसिद्ध है, इसलिए चुर्क को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान संस्थान की स्थापना सन 1975 में किस स्थान पर की गई थी। तो ये आपकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। वर्तमान में इस संस्थान का नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना गंगा की चीनी के एवं चीनी उद्योग संबंधी तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ पत्र पत्रिकाएं हैं, एक तरफ प्रकाशन स्थान दिए गए हैं। ठीक है, पहला है ब्राह्मण कानपुर से, बुद्धि प्रकाश आगरा से, सुधाकर लखनऊ से नहीं, बल्कि सुधाकर का प्रकाशन जो होता था वो बनारस से होता था। कहाँ से? बनारस। तो सी हमारा गलत है, और कवि वचन सुधा बनारस से, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो कुछ सुमेलित नहीं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन कुशीनगर से संबंधित नहीं है। कुशीनगर से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। पहला है इस नगर का पुराना नाम बसैया था, ये सही है। महात्मा बुद्ध को वहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। महाजनपद काल में इसकी राजधानी कौशल थी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि महाजनपद काल जो है कुशीनगर की राजधानी मल्ल थी। कौशल महाजनपद था जिसकी राजधानी अयोध्या में श्रावस्ती थी। कौशल के प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत थे। ठीक है, और वर्तमान में इसका मुख्यालय पटरौना में है, ये सही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो उस खिलाड़ी का नाम है सूर्य कुमार
यादव। कौन नाम है? सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन 2022 सही है। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2022 गलत है। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2022 का पूर्व शिखर खिताब जीता है, जबकि फ्रेंच ओपन 2022 का पूर्व शिखर खिताब राफेल नाडाल ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। और राफेल नाडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 सही है, और इलेला रिबिकेना विंबलडन 2022 ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पद्म विभूषण पुरस्कारों में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं? तो मरणोपरांत जो दिए गए हैं वो हैं 3 पुरस्कार। ठीक है, 3 पुरस्कार कौन कौन से किसको किसको दिए गए हैं? बालकृष्ण तोषी को, दिलीप महालनोबिस तथा मुलायम सिंह को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जाकिर हुसैन, MS कृष्णा तथा श्रीनिवास वर्धन को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जीता था डैनियल क्वान और डैनियल सेइनार्ड ने। उसने डैनियल क्वान और डैनियल सेइनार्ड, जिन्हें सामूहिक रूप से डैनियल के रूप में जाना जाता है, 2023 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला है, सुव्यक्त प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की गई न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी होता है आपका गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ने का। ठीक है, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ने का। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु संचार में निम्नलिखित किस घटना पर आधारित होती है? तो प्रकाश तंतु जो होता है वो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे यह कार्य करता है कि जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है तो वह विरल माध्यम में ना जाकर पुनः सघन माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, मोटरसाइकिल की हेडलाइन में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कई बार सवाल पूछा गया है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्प्लावक पशलियाँ पाई जाती हैं। तो उत्प्लावक पशलियाँ आपकी पाई जाती हैं स्तनधारी जीवों में। कहाँ पाई जाती हैं? स्तनधारी जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, इलेक्ट्रिक बल्ब में निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग किया जाता है आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन देखना है। पहला है जो है, मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोग्लोबिन एक वसा है। गलत है, बल्कि मांसपेशियों में पाया जाने वाला मायोग्लोबिन वसा नहीं बल्कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अतिरिक्त सभी विकल्प सही हैं। गाय के दूध का हल्का पीला जो रंग होता है वो विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन के कारण, कैरोटीन वर्णक के कारण भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो पहला हमारा सही है। दूसरा है, पीनियल ग्रंथि हमारे दैनिक लय को तय करती है। दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग होता है। तो हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कौन सा होता है? तो वह वास्तविक रंग होता है बैगनी। ठीक है,
हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन रंगा पदार्थ है क्योंकि यह हमारे शरीर के ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए और रक्त को लाल रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन पूछा है, इंसुलिन में जिंक के तत्व की मौजूदगी होती है, सही है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये भी सही है। इंसुलिन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इंसुलिन की खोज जो है की थी बेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने? बेंटिंग एवं वेस्ट ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कहाँ से होता है? वो होता है एलएच द्वारा। किसके द्वारा? एलएच द्वारा। लुटेनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच पूर्व काल में पिट्यूटरी ग्रंथि में गोनेड्रोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित हार्मोन है। महिलाओं में एलएच का तीव्र वृद्धि ओवुलेशन तथा कार्पस लुटियम के विकास को बढ़ाता है तथा कार्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता है? तो वो होता है राइबोसोम। कौन सा? राइबोसोम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार नाल किस भाग में सहजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? तो आहार नाल का जो सीकम भाग होता है उसमें जो है सहजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। सीकम एक बड़ी आंत का भाग होता है जिसमें सहजीवी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। मुख्यतः मानव में एस्केरिस नामक सूक्ष्मजीव सहजीवी के रूप में पाया जाता है। यह हमारी आंत के अंदर दीवार से चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कोलन एवं रेक्टम भी बड़ी आंत का ही एक भाग है, जबकि इलियम छोटी आंत का भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग को लघु प्रमस्तिष्क की संज्ञा दी गई है? तो ये संज्ञा दी गई है अनुमस्तिष्क को। किसको? अनुमस्तिष्क को। ये इस अनुमस्तिष्क को लघु प्रमस्तिष्क की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है, एक हृदय चक्र पूरा करने में कितने समय लगता है? तो ये समय लगता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, कितना? 0.8 सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अमोनिया से यूरिया किस चक्र के दौरान बनता है? तो अमोनिया से यूरिया आपका बनता है ऑरिनिथीन चक्र के दौरान। ठीक है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है जो यूरीज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्निथीन चक्र के दौरान होता है। हमारे शरीर में यकृत कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्य एक यूरियोटेलिक प्राणी है जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, ग्लोब पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो वो नहीं गुजरती है हिंद महासागर। कहाँ से? हिंद महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, संधि चुक्की सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर के सहारे गुजारने वाली काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अग्नि चट्टानों का निर्माण भूगर्भ से निकलने वाले लावा के धरातल पर जमने से होता है। सही है। इन चट्टानों में जैव अवशेष पाए जाते हैं। गलत है, इनमें जैव अवशेष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो नारकुंडम जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? भूकंपीय तरंगों के बारे में अगर आप जरा भी पढ़े होंगे
तो जानते होंगे इसमें ये जो है ठोस माध्यम में नहीं चलती हैं, बल्कि ये तरंगे जो है ठोस, गैस, द्रव तीनों माध्यम में चल सकती हैं। इनकी गति ठोस में सर्वाधिक होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं तथा ध्वनि की भांति चलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉयड पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, छोटे छोटे जो है टुकड़े होते हैं तो उन्हें एस्टेरॉयड कहते हैं। ये पूरा जो है मंगल और बृहस्पति के बीचों बीच पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? बहुत आसान प्रश्न है, तो वह है गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी विश्वतीय धारा, एंटलीज की धारा, कैरिबियन की धारा, फ्लोरिडा धारा और नॉर्वे की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। कनारी धारा, रेनेल धारा, लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय सागर जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की है? तो सर्वाधिक मात्रा होती है सोडियम क्लोराइड की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेशों में कौन सी वर्षा होती है? तो विषुवतीय प्रदेशों में जो वर्षा होती है वो होती है कौन सी? तो गर्म एवं समुद्र तटीय भागों में, समुद्रों वाले जलाशयों में तेजी से गर्मी के कारण भर उठता है। ठीक है, संवहन होता है, इसलिए ऐसे वर्षा संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा विषुवतीय प्रदेशों में होती है। कौन सी वर्षा? संवहनी वर्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, पहाड़ जाल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पहाड़ जाल मृदा जो है पाई जाती है आपके कोणधारी उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में। ये जो है मृदा ऐसी होती है कि इसमें जो है खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है और यह अम्लीय तथा कम उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं? ओटावा और मॉन्ट्रियल कनाडा के शहर हैं। ये सही है, और ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर कनाडा में है, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति दिया है और देश दिया है। तो जो है आपका वेदा श्रीलंका में पाई जाती है, सही है। एटा फिलीपींस में, ये सही है। माओरी न्यूजीलैंड में, ये भी सही है। बोअर जनजाति ब्राज़ील में नहीं पाई जाती है, बल्कि कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन हमारा डी, जो कि सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका में नहीं है? नहर पूछा है, कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका में नहीं है? तो इसमें से जो है कील नहर उत्तरी अमेरिका में नहीं है। सू नहर, वेलैंड नहर और इरी नहर उत्तरी अमेरिका में है, जबकि कील नहर यूरोप में है। कहाँ पे? यूरोप में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि विश्व बैंक ने सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है। गलत है। क्यों? क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया है, ना कि विश्व बैंक में। पहला तो यही गलत हो जाएगा। दूसरा है, सतत विकास लक्ष्य के तहत के तहत गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व में समाप्त करना है। ठीक है, तो केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है कब? वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सही है। विश्व बाघ दिवस 29 जनवरी नहीं, बल्कि एकदम 29 जुलाई, याद कर लीजिए। 29 जुलाई से जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, सही है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर, ये भी सही है।
अगला प्रश्न है आनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी पर नगोया प्रोटोकॉल का प्रारंभ हुआ था। तो आपका नगोया प्रोटोकॉल प्रारंभ हुआ था 2010 में। कब? 2010 में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हांगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो हांगुल परियोजना की शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। पेटा या पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल एक पशु आहार संगठन है। इसका मुख्यालय यूएसए के तहत वर्जीनिया के नॉफोल्क इसमें स्थित है। विश्व भर में इसके लगभग 20 लाख सदस्य हैं और यह अपने को विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन होने का दावा करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था कौन है? पेटा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाली परियोजना का संबंध किससे है? तो हरियाली परियोजना का संबंध आपका है जल संग्रहण से। कहाँ पे? जल संग्रहण से। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, किससे संबंधित नहीं है ये पूछा है। ठीक, तो पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, सही है। ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में है, ये भी सही है। रेड क्रॉस का जिनेवा में मुख्यालय है, ये भी सही है। आईपीसीसी का न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि आईपीसीसी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1988 में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण सुरक्षा नियम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में अल नजाह सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया? तो अल नजाह नाम का जो है सैन्य अभ्यास किया था ओमान के साथ। किसके साथ? ओमान के बीच जो है सैन्य अभ्यास अल नजाह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। यह अभ्यास 1 अगस्त से 13 अगस्त तक चलता रहा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस राज्य ने रॉक का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक से स्मारक बनाया है? तो ये स्मारक आपका बनाया गया है असम। असम सरकार द्वारा चलाए गए गैंडे के सींगों को एकत्रित रॉक का उपयोग करके बनाई गई 3 गैंडों की मूर्तियों को आसाम के कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। किसको? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को। 26 सितंबर कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। किसके लिए? पर्यावरण स्वास्थ्य पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा या सी हो जाएगा। ठीक है, 26 सितंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या रहेगा? तो इसका विषय था रीथिंकिंग टूरिज्म। क्या? रीथिंकिंग टूरिज्म। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में किन भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने ओमान के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में भाग लिया?
तो ये थे जो है INS त्रिकंड और INS सुमित्रा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस स्थान पर G20 देशों के दूतों के लिए एक वार्ता आयोजित की? तो ये वार्ता आयोजित की गई थी अंडमान और निकोबार के लिए। ठीक है, अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में 4 से 7 सितंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी की? तो ये मेज़बानी की गई थी आपकी उदयपुर ने 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी की थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गलती से सी लगा है यहाँ पे, ऑप्शन ए हो जाएगा उदयपुर। कहाँ हो जाएगा? उदयपुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये शामिल देश हुआ है आपका भारत। कौन सा? भारत जो है द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, विभाजन त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन त्रासदी दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका मनाया जाता है जो है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है, हर घर जल योजना से आच्छादित होने वाला देश का पहला राज्य है? तो ये राज्य है गोवा। ठीक है, हर घर जल योजना से आच्छादित होने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो ये सेवा आपकी जो है शुरू की गई है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस लॉन्च की गई है मुंबई में। हिंदुजा समूह के चेयरमैन और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को आदेश दिया कि पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया की कौन सी ताकतवर सेना है? तो भारत के पास जो सेना है वो है चौथी जो है सबसे बड़ी ताकतवर सेना है भारत के पास। ये रिपोर्ट किसने निकाली है? तो ये रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को। कब? 19 अगस्त को हर वर्ष जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पिच ब्लैक 2022 के नामक युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ किया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे GI टैग प्रदान किया है? तो GI टैग दिया गया है मिथिला मखाना को। ठीक है, केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है। इससे उत्पादकों को मखाना उत्पादन का अधिकार मूल्य मिलेगा। इस फैसले के बाद बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से झारखंड के किस लेखक को टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक उपन्यास के लिए वर्ष 2021 का साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका मिहिर वस्त के लिए।
झारखंड के मिहिर और गाल्सो की संस्कृत साहित्य अकादमी झारखंड के 2 युवा लेखकों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इन लेखकों में मिहिर वर्ष को अंग्रेजी में लिखकर अनुवाद टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो हाइड्रोजन से तेल चलाने वाला जर्मनी जो है दुनिया का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मिखायल गोर्बाचोव नामक राजनेता का निधन 91 साल की उम्र में हो गया था। वे कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो वो राष्ट्रपति चुने गए थे सोवियत रूस के। कहाँ पे के? सोवियत रूस के। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 150 प्रश्न। आज का हमारा 6वां टेस्ट था। अगर आपको लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत धीरे धीरे आ रही है तो 1.2 में करके देखिए या 1.5 में, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।